अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बतख पालन पर तकनीकी जानकारी एवं उनका प्रबंधन, चने की फसल को क्षति पहुंचा रहे कीट की रोकथाम, हमारे राज्य में लघु और सीमांत कृषकों की संख्या सबसे अधिक है, जो कि खेतीबाड़ी के साथ विभिन्न कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं। इन्हीं व्यवसायों के तहत आज हम चर्चा कर रहे हैं बतख पालन व्यवसाय की। और जो किसान बतख पालन करना चाहते हैं या फिर इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो इस समय बतखों की अच्छी बढ़वार के लिए किन किन प्रबंधनों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के डॉक्टर पंकज कुमार। बतख पालन अगर आप पहले से कर रहे हो या नया शुरू करने वाले हैं तो उसमें 2-3 चीज़ों का विशेष रूप से ख्याल करना होगा। पहला है कि उनका रख रखाव और खान पान। किसान भाइयों, बत्तखों का अच्छा विकास हो और इनसे अधिक अंडा उत्पादन हो सके, इसके लिए उनका संतुलित आहार प्रबंधन करना जरूरी होता है, क्योंकि आहार प्रबंधन में लापरवाही करने पर बत्तखों का विकास तो बाधित होता ही है, साथ ही घातक रोगों की चपेट में आ जाने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। इस समस्या से बचने के लिए आप इनका आहार प्रबंधन किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। खान पान में अगर आप मकई का दर्रा दे रहे हैं या जो भी चीज़ दे रहे हो तो सूखा भोजन हरगिज न दें, उन्हें गीला खाना दें ताकि उनका गर्दन चौक न करने पावे। इसके लिए भी जो भी दाना या अनाज देते हैं या दर्रा आप दे रहे हो 6 से 7 घंटा तक पानी में फूलने के लिए छोड़ दिया करें, और पानी में फूलने के बाद उसको गीला ही दें, अर्थात थोड़ा पानी मिला करके दें ताकि बत्तख जब खाए तो पानी के साथ साथ उस दाना को या भोजन को उठावें। इससे 2-3 फायदा होगा। एक तो ये सुग्राह्य हो जाता है, आसानी से चल जाता है। दूसरा, इनके गर्दन में नहीं फंसता है और उनकी मृत्यु दर कम हो जाती है। तीसरा मुख्य चीज़ है कि चूंकि दाना फूल जाता है तो उनमें अंकुरन आ जाता है, जिससे उसमें विटामिन ए, डी, ई और फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो उनके शरीर में कई तरह से फायदेमंद है। आप जो तालाब बनाए हुए हैं उस तालाब में रख सकते हैं, अन्यथा बिना तालाब का ही बत्तख रख सकते हैं, अर्थात थोड़ा सा पानी का जलस्थान चाहिए और बाकी खुला स्थान। ऐसे जगह में अगर बत्तख पालन करेंगे तो ठीक रहेगा। तालाब में अगर बत्तख पाल रहे हैं तालाब के लिए तो अमूमन 1 एकड़ के तालाब में आप 600 से 700 बत्तख के लिए उपयुक्त माना जाता है, और 600 से 700 बत्तख आप उसमें पाल सकते हैं। तालाब के ऊपरी किनारे पर बत्तख का घर बना सकते हैं, लेकिन घर बनाने पर एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि तार की जाली अथवा बांस का चचरा अगर बना करके देते हैं तो पानी से सीधे कीचड़ बत्तख के फार्म में या बत्तख के घर में प्रवेश न कर पाएगा, जिससे कि कई तरह के संक्रमण से आप अपने बत्तखों को बचा सकते हैं। बत्तख के फार्म में हमेशा प्रयास करें कि सूखा स्थान रहे, नमी रहित वातावरण बना रहे। इसके लिए जो उनका फर्श है उसको ढालूनुमा बनाएं ताकि वो पानी और उससे निकल जाए, और हमेशा सप्ताह में 1 दिन 2 सप्ताह पर 2 से 3 दिन तक उसमें चूना का छिड़काव करें। सूखा चूना अवश्य ही डालें उसमें। एक तो वातावरण को नमी रहित करेगा, दूसरा फफूंदनाशी और कीटनाशी का काम करता है, और
बत्तख उसके कैल्शियम को खाकर उनके शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी भरपूर रूप में मिलती है। बत्तख एक रोगरोधी प्रजाति होती है, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा दवाओं का और टीकाकरण इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर उनके रखरखाव में हम सावधानी बरतें तो कई तरह के अनेक बीमारियों से इनको बचा सकते हैं। बत्तख अंडा देने लगे तो इनमें कैल्शियम थोड़ा दे दिया करें प्रतिदिन, अर्थात 10 दिन 15-12 दिन के अंतराल पे कैल्शियम की मात्रा अंडा देने वाले बत्तखों को अवश्य दिया करें। इससे अंडा में क्रैकनेस अर्थात अंडा को फूटने की शिकायत नहीं होगी, अंडा का आकार बड़ा होगा, अंडा देने की क्षमता बढ़ जाती है, ज़्यादा दिन तक बत्तखें अंडा देती हैं और वो स्वस्थ भी रहती हैं। जहाँ तक पानी का बर्तन और खाने के बर्तन का सवाल है, इसे स्वच्छ ताजे पानी और स्वच्छ ताजे बर्तन की सुविधा सुनिश्चित करें, अर्थात बर्तनों को प्रतिदिन साफ करना धोना नितांत आवश्यक है ताकि आपके बत्तख ठीक ठाक रह सके उसमें। अपने प्रदेश के जो भी किसान भाई बत्तख पालन करना चाहते हैं तो वे बत्तख की कौन सी नस्ल का चयन करें जिससे उनको अधिक से अधिक अंडा उत्पादन की प्राप्ति हो, आइए जानते हैं। नस्ल की बात अगर हम करें तो खाकी कैम्बेल नस्ल बिहार, झारखंड एवं समीपवर्ती इलाकों के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। तो खाकी कैम्बेल नस्ल के बत्तखें आप लें। किसान भाई, इसमें बीमारियां वगैरह नहीं होती हैं, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रबंधन में और उनके भोजन में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। अगर ठंड की समस्या है या ठंड का दिन आ गया है, बत्तख थोड़ा सुस्त नजर आते हैं तो उनको B1, B6, B12 की दवा भी दें। प्रति बी कॉम्प्लेक्स की जो सिरप आता है उसे 50 बत्तख पर 20 से 25 मिलीलीटर 15 दिन प्रत्येक माह में अगर देते हैं तो उनमें स्फूर्ति बनी रहेगी और ठंड लगने की समस्या नहीं आएगी। गर्मी के दिनों में ये सुनिश्चित करें कि उनको ताजे पानी प्रचुर मात्रा में मिले। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करके हम बत्तख पालन को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं और इससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने चना की बुआई समय से की है, उनकी फसल लगभग 2 से 2.5 माह की हो गई है, लेकिन इस समय फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चना की फसल को क्षति पहुंचा रहे कीटों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SK खिंची। सबसे पहले किसान भाइयों, जब अपन देखते हैं कि फली छेदक कीट एक चने का बहुत ही हानिकारक कीट है और बहुत ज्यादा प्रकोप पहुंचाता है। आज के समय में चने की फसल भी कीटों के प्रकोप से अछूती नहीं है। इस फसल को कई तरह के कीट नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत से किसान इन कीटों की सही पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण समय रहते कीटों का नियंत्रण भी नहीं हो पाता। तो किसान चने की फसल में लगने वाले कीटों की पहचान कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। जब देखते हैं तो लगभग हरे रंग का होता है और जैसा इसको भोजन मिलता है वैसे इसका रंग भी बदलता रहता है। तो देखते हैं कि 1.25 इंच तक की लंबा होता है और 1/4 इंच इसकी मोटाई होती है और देखने में ये कई बार गहरा भूरा रंग का दिखाई देता है। इसकी जो छोटे छोटे लटे हैं वो उसके शुरू में तो जो नई नई पत्तियां हैं उनको खाती है और उसके बाद में जो अपने फलियां बनती है फसल के अंदर उसको नुकसान पहुंचाती है और एक लट नुकसान पहुंचाती है वो 30 से 40 फलियों को खा करके नुकसान पहुंचाती है। इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि इससे इतना नुकसान होता है कि अगर इनकी संख्या सही हो तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान भाइयों, चने का ये फली छेदक कीट दानों को खाकर भारी नुकसान पहुंचाता है, जिस कारण किसानों को चने की फसल से बहुत कम उपज मिल पाती है।
चने की फसल में इस नुकसान को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि समय पर इसका नियंत्रण किया जाए। समन्वित कीट प्रबंधन, जो इसकी फली छेदक कीट के प्रबंधन के जो तरीके हैं, उनको अपना करके अपन कम से कम लागत में नियंत्रित कर सकते हैं। जब उसका प्रकोप होना प्रारंभ हो रहा है तो उसके लिए अपने को सबसे पहले तो फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। 5 फेरोमोन ट्रैप 1 हेक्टेयर के लिए सही रहते हैं। किसान भाइयों, एक और देखने का ये होता है कि वो जो मोथ है वो लाइट की तरफ आकर्षित होने वाला होता है, तो इसके लिए भी अपने को जो लाइट ट्रैप है वो लगा करके भी जो इसके वयस्क कीट हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो इन लटों को चुक चुक करके खाते हैं, मतलब परभक्षी का काम करते हैं। तो उसके लिए अपने को ये करना चाहिए कि उनको बैठने के लिए करीब जो अपनी चने की फसल है उससे 1 फीट ऊंचाई तक लकड़ी की खूंटियां लगानी चाहिए। उसमें 5 से 7 मीटर की दूरी पे कई खूंटियां लगानी चाहिए। जिन किसान भाइयों के चने की फसल में कीटों का क्षति स्तर अधिक हो जाए तो वे कौन सी दवा लें और कितनी मात्रा में घोलकर इसका छिड़काव करें, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों, एक जो महत्वपूर्ण चीज है जैविक नियंत्रण। जो नीम एक्सट्रैक्ट या यूं कहें कि घोल 5% में बना करके अपने को उस फसल पे छिड़काव करना चाहिए। अगर जो दूसरे जैविक उपाय हैं, एनपीवी 250 एलई प्रति हेक्टेयर की दर से अपने को छिड़काव करना चाहिए। सभी के बाद में अपना एक ही वो रहता है, जो रासायनिक कीटनाशक है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए फूल आने से पहले या उस समय क्यूनालफॉस 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उस खेत में छिड़काव करना चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से फली छेदक कीट का प्रबंधन कर पाएंगे। औषधीय फसलों में अश्वगंधा कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली फसल है और जिन किसान भाइयों ने पारंपरिक फसलों के साथ साथ अश्वगंधा की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और आगे भी इस फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए आपको फसल में कुछ जरूरी प्रबंधनों को अपनाना होगा, जिनके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सौदान सिंह। अश्वगंधा की फसल में फसल बढ़ने के बाद उसमें शाखाओं का विकास होता है। शाखाओं का विकास होने के बाद उसमें फूल बनने का कार्यक्रम होता है और फूल बनने के कार्यक्रम के कुछ दिनों बाद वो खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। तो इस समय शाखाएं बनने का काम हो चुका है और जो फसल की जो ऊंचाई है करीब 1.5 से 2 फुट हो गई है। जैसे कि इसकी बुआई अक्टूबर से लेकर नवंबर तक की जाती है, ऐसे में हमारे जिन किसानों ने इसकी बुआई की है वो फसल इस समय बढ़वा ले रही है। इस फसल से उपज और लाभ अधिक से अधिक मिले, इसके लिए कौन से जरूरी प्रबंधनों को अपनाएं, आइए जानते हैं। इस समय किसान भाइयों को इस बात का बहुत विशेष ध्यान देना है कि अश्वगंधा की फसल में पानी ज़्यादा ना लगे। अगर पानी ज़्यादा लगता है तो ऊपरी भाग तो बढ़ जाता है, लेकिन जो जड़ की उत्पादन और जड़ की जो क्वालिटी है दोनों पर ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात ये है कि किसान भाई ये देख लें कि उनकी जो पौधों की संख्या है वो पर्याप्त होनी चाहिए। अगर पौधों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो प्रति इकाई जो उत्पादन है उनका घट जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसमें कोई बीमारी आ रही है, इस फसल में तना छेदक, माइट और पत्ती काटने वाले कीटों का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में तना छेदक और पत्ती काटने वाले कीटों के लिए प्रीफोनिल की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें और माइट के लिए 3 ग्राम गंधक प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अगर बात करें रोगों की, तो फसल में झुलसा रोग का प्रकोप भी देखा जा सकता है। इस रोग के लगने पर पत्तियां आग से झुलसी हुई लगती हैं। यदि किसान भाइयों आपको अपनी फसल में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो मैंकोजेब की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। मौसम जो ठंडा है उसकी वजह से अश्वगंधा की फसल को कोई हानि होने की संभावना नहीं होती है और पाला से ये पूरी तरह से सुरक्षित फसल है। इस समय जो पौधों की बढ़वार जो स्वतः ही ज़्यादा ठंडी से रुक जाती है, उसका जड़ों के उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, विपरीत नहीं पड़ता।
क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ती है कि ऊपर का भाग है उसकी जो बढ़वार है वो रुके, न कि तेज़ी से बढ़े। तो ये एक अच्छी बात है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी कटाई की। तो अश्वगंधा की कटाई जनवरी से मार्च तक लगातार चलती रहती है। इसके पौधे को जड़ सहित उखाड़ा जाता है और पौधे के ऊपरी भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है और जड़ों को 7 से 10 सेंटीमीटर लंबाई तक काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है, जिससे कि आसानी से उसे सुखाया जा सके। जहाँ तक बात उपज की है तो इसके पौधे से 600 से लेकर 800 किलोग्राम जड़ तथा 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय से बोई गई दलहनी फसलें जैसे चना, मटर, मसूर इत्यादि में फली आना शुरू हो गया है। अगर इन फसलों में फलीछेदक कीटों का आक्रमण हो रहा हो तो कीटनाशक दवा मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सब्जियों में अगर लाही का प्रकोप दिखाई पड़े तो मोनोक्रोटोफास दवा का छिड़काव 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशी दवा का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से करें। किसान भाई फसल में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई करते रहें तथा फसल में पछेती अंगमारी रोग के लक्षण देखते ही फफूंदीनाशी दवा का छिड़काव करें। आम एवं लीची के पेड़ों पर मंजर आने वाले हैं। इन मंजरों को कीट व्याधि से सुरक्षा हेतु इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तथा बेबिस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय अगात मटर की फसल में चूर्निल फफूंदी यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग के आक्रमण की संभावना रहती है, जिसमें पत्तियों, फलों एवं तने पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। अतः किसान भाई इस रोग से बचाव के लिए फसल में कैराथेन दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। जो किसान भाई अगात गर्मा सब्जी जैसे कद्दू, कदीमा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि की खेती करना चाहते हैं, वो इसके बीज को पॉलीथीन के थैले में मिट्टी तथा गोबर का खाद भरकर लगाएं तथा उसे पॉलीथीन अथवा पुआल का छोटा सा घर बनाकर रख दें ताकि आवश्यक गर्मी उसे मिल सके। बीज को बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगो लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जगदीशपुर, जिला भागलपुर के जसवीर यादव ने। आपने भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान भारत के उत्तरी भाग रोहतक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समझा जाता है। मुर्रा नस्ल एक विश्व प्रसिद्ध नस्ल है जो कि दूध उत्पादन में बहुत अच्छी रहती है। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय का मुख्य आधार पशु की उन्नत नस्ल एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। ऐसे में प्रदेश के जो किसान भाई भैंस की मुर्रा नस्ल खरीदने जा रहे हैं तो वे ठगी की शिकार ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सही मुर्रा नस्ल की पहचान करके खरीदें। परंतु इसकी पहचान के लक्षण कौन कौन से हैं, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं
मुर्रा नस्ल आकार में बड़ी होती है, रंग काला होता है और वसा की मात्रा अच्छी होती है। पीठ थोड़ी बड़ी होती है, गर्दन व सिर छोटा होता है, पूंछ लंबी होती है। मुर्रा नस्ल के सींग जलेबी आकार के घुंडीदार आकर्षक होते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस का औसत दूध उत्पादन 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। दूध में वसा की मात्रा 7% से अधिक पाई जाती है। किसान भाई इन लक्षणों के आधार पर मुर्रा नस्ल को अपना सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी पैदावार हेतु गेहूं की फसल में उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंधन, अरबी की उन्नत किस्में एवं वैज्ञानिक बुआई तकनीक पर जानकारी। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 500512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।